बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक में बंसल के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले की 7 RCR पर कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जांच के बाद फैसला होगा, ये तय किया गया है। आपको बता दें सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक के एजेंडे में कहीं भी रेल मंत्रालय नहीं था, लेकिन बैठक में ये फैसला जरूर हुआ है
कि जांच के बाद पवन बंसल को लेकर कोई फाइनल बात कही जाएगी। वो अपने पद पर रहेंगे, नहीं रहेंगे, मंत्रालय चेंज होगा या क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैठक के बाद ही तय होगा। और इसी खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल, जो इस वक्त मौजूद हैं 7RCR पर। आसिफ, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई और क्या कुछ इस बैठक को कंक्लूड करने की अगर कोशिश करें, कोई फाइनल डिसीजन लिया गया कैबिनेट की ओर से? देखिए, सीधे तौर पे वंदना, मैं बताऊं कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अगर जो नतीजा आया है वो बहुत सिफर आया है, क्योंकि साफ तौर पे ये माना जा रहा था कि अगर कैबिनेट की बैठक में न सही लेकिन सीसीपी जब बैठक होगी तो उसमें कहीं ना कहीं से चर्चा होगा कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? पूरे दिन में जो जिस तरीके से गतिविधियां हुई हैं, अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से नहीं मिले, प्रधानमंत्री गए राष्ट्रपति से मिलने के लिए। उन्होंने एक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने एक डेट तय करने के लिए कहा है और रिसफल करना है, छोटा रिसफल होना है, उसके लिए जद्दोजहद है। उसके बाद प्रधानमंत्री से एजी जो है वाहनावती वो मिले, तो इस तरीके से तमाम तरीके से कवायदें बदली। उसके बाद रेल मंत्रालय में भी बार बार ये कहा जा रहा था कि सीबीआई का दबिश बढ़ रहा है। सीबीआई डायरेक्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा है वो सच कहा है, सही कहा है। तो इस तरह की कवायदें थी कि कहीं ना कहीं से आज कैबिनेट के जरिए ही एक फैसले की इंडिकेशन हो जाएगी, एक तरीके से साफ तरीके से एक मैसेज देने का काम किया जाएगा। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि दोनों मंत्री कुछ न कुछ उन पर फैसला लिया जाए, तो वो इंडिकेशन दिया जाएगा। तो मतलब अगर एक कह सकते हैं कि इस पूरे प्रेस वार्ता के दौरान जो IND मिनिस्टर मनीष तिवारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बंसल इस एजेंडे में नहीं थे। साफ तौर पे आज पवन कुमार बंसल जब कैबिनेट में नहीं आए तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि पवन कुमार बंसल या तो खुद से इस्तीफा दे दे या फिर उनकी कैबिनेट छुट्टी हो गई है या कुछ बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन आसिफ ये तो फिर वही बात हो गई कि 2 बार पहले भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी आप कुछ तय नहीं कर पाए। ये तो ऐसा लगता है कि एक पहले से डिसाइडेड है, कांग्रेस का ही पहले से डिसाइडेड है कि आप अपने किसी भी मिनिस्टर पर कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कोर्ट आपको नहीं कहता ऐसा करने के लिए। तो ये इंतजार कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन का। पहले भी कांग्रेस ये बात कहते रहे, आज मनीष तिवारी भी यही कह रहे हैं कि चाहे अश्विनी कुमार का मामला हो या पवन बंसल का हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के क्या नतीजे आते हैं उसके बाद देखेंगे कि दोनों को क्या करना है। वंदना, मैं आपको बताऊं कि एक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, बहुत पुख्ता सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि अश्विनी कुमार का विभाग बदला जाएगा। चाहे वो जब भी अनाउंसमेंट हो जाए, वो अश्विनी कुमार का विभाग बदला जाएगा। मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी लगभग नहीं होती दिख रही है। मैं आपको बताऊं कि जब अश्विनी कुमार मंत्री यहां से कैबिनेट की बैठक के बाद निकले तो काफी उनके चेहरे में बदलाव था। जो सुबह में जो उनके चेहरे में टेंशन दिख रही थी, वो टेंशन शाम में नहीं दिख रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पवन कुमार बंसल से सीबीआई की पूछताछ होती है या फिर वैसी नौबत आती है, तभी पवन कुमार बंसल पे कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पवन कुमार बंसल के जरिए ये मैसेज देने का काम किया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन का स्वागत कर रहे हैं। जो भी उन पे जांच हो रही है उसका वो स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्वागत करना तो बनता ही है, क्योंकि ऐसे में उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कांग्रेस का या सोनिया गांधी का या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई विशेष प्रेम है कानून मंत्रालय के प्रति या कानून मंत्रियों के प्रति? क्योंकि पहले सलमान खुर्शीद पर भी आरोप लगा, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया लेकिन कुर्सी नहीं गई, बरकरार रहे उसके बाद भी वो। अब यहां पर अश्विनी कुमार पर आरोप लग रहे हैं, तो फिर वही बात है कि डिपार्टमेंट हम चेंज कर देंगे, मंत्रालय बदल देंगे, कार्रवाई कुछ नहीं। तो कोई खास वजह है कानून मंत्रियों या कानून मंत्रालय को लेकर? देखिए वंदना, जो 2 चीजें समझ लीजिए आप कि कानून मंत्री और रेल मंत्री जो हैं वो दोनों ही पंजाब से आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही कानूनविद हैं, दोनों कानून के जानकार लोग हैं, लेकिन गलतियां दोनों ने करी हैं, ये बात भी जग जाहिर है। इनके रिश्ते प्रधानमंत्री से मधुर हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और अश्विनी कुमार की जहां तक बात है, अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री ही लेके आए, प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री ने ही उनको कानून मंत्रालय दिलाया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के वो चहेते माने जाते हैं। जहां तक कांग्रेस की कुछ नेताओं की बात करें तो कुछ नेता जरूर चाहते हैं कि इसी बहाने इन लोग की छुट्टी भी हो जाए, क्योंकि देखिए हर पार्टी में 2 धड़े होते हैं, एक धड़ा फेवर करने वाला, दूसरा धड़ा खराब करने वाला। जहां तक सोनिया गांधी की बात है, सोनिया गांधी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। सोनिया गांधी ने कभी नहीं कहा कि उनको रखा जाए, उनकी छुट्टी हो जाए। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए प्रधानमंत्री पर ही ये छोड़ दिया गया है कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं। लगभग इतने छियालेदर के बाद, इतने ज्यादा उठापटक के बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अश्विनी कुमार का विभाग बदलेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। और पवन कुमार बंसल पे भी तभी फैसला होगा जब सीबीआई उनसे क्वेश्चनार करेगी या फिर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी। सरकार पे
कर्नाटक बिल्कुल की बिल्कुल। जीत के बाद, आसिफ, अगर कर्नाटक चुनाव जीत के बाद अश्विनी कुमार का मंत्रालय बदलने जा रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाएगी। पवन कुमार बंसल पर हम फैसला तब लेंगे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो फिर क्या बदलाव क्या हुआ, किस बात को लेकर चर्चा हुई कैबिनेट में? कौन सा ऐसा मुद्दा था या ऐसा एजेंडा था जिसके लिए इतनी आनंद फानंद में कैबिनेट की ये मीटिंग हुई? 7 RCR तमाम जो दिग्गज हैं कैबिनेट में शामिल जो लोग हैं वो सब पहुंचे, तो आखिरकार उसमें एजेंडा क्या रहा चर्चा का? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये रूटीन वर्क है। पहले आप समझ लीजिए, ये रूटीन वर्क है, कोई आनंद फानंद में नहीं। कैबिनेट खत्म होती है, कैबिनेट के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है, और वो कैबिनेट की ब्रीफिंग मनीष तिवारी ने की है, उसमें कोई आनंद फानंद नहीं था। सवाल ये था कि मौजूदा हालात ऐसे हैं, स्थिति ऐसी थी कि यह माना जा रहा था कि दोनों मंत्रियों पर कुछ न कुछ फैसले हो जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर इनकी बातें सामने आएंगी। इसलिए बहुत सारे लोगों के ध्यान उस वक्त पीआईबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि वहां मनीष तिवारी हो सकता है, क्योंकि और जहां तक अगर हमारी बात करें, हम लोग सोर्सेज की बात करें, तो हमें ये पहले से मालूम था कि मनीष तिवारी क्या ब्रीफ करें, क्योंकि साफ तौर पे मनीष तिवारी को ही उस दिन भी भेजा गया था जब 2-2 दिन तक कोर कमेटी की बैठक चली, 3-3 घंटे कोर कमेटी की बैठक चली। उस 6 घंटे की कोर कमेटी की बैठक के बाद फैसला यह निकला कि दोनों मंत्री बहुत साफ है, दोनों मंत्री ठीक है और दोनों मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका बयान भी मनीष तिवारी नहीं दिया था। आज भी जब मनीष तिवारी को यह कहा गया कि वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, ये जो रूटीन वर्क है, साफ तौर पे मनीष तिवारी अभी तक सरकार के लिए बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रिक्वेंटली करना पड़ रहा है। आसिफ, ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये रूटीन वर्क बड़ा फ्रिक्वेंटली करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले आप कोर कमेटी में ये करते हैं, फिर दूसरी बैठक बुलाते हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, चलिए हमने मान लिया आनंद फानंद में नहीं थी, कहीं तो कुछ कंक्लूड करना था। आप तो फिर उसी फैसले पर अड़ी है सरकार जो उन्होंने कुछ दिन पहले कोर कमेटी की बैठक के बाद लिया। एक नहीं 2-2 बार वो बैठक करती हैं, तो ये समझना जरा लोगों के लिए भी मुश्किल होगा कि आप कैबिनेट की बैठक भी करते हैं, कोर कमेटी की बैठक भी करते हैं, हर बार चर्चा भी होती है, तमाम बार आप इस पर डिस्कशन भी करते हैं, फिर आप आखिर में जब इस चीज को कंक्लूड करते हैं तो फिर वही कह देते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे नहीं आते हम कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करने जा रहे। साफ तौर पर बंदना, देखिए ये कांग्रेस है। कांग्रेस को तमाम चीजों को, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी, कि कांग्रेस को चीजों को भुनाना आता है, कांग्रेस को चीजों को डाइवर्ट करना आता है। देखिए, अभी तक जिस तरीके सरकार के लिए जद्दोजहद थी, सरकार के लिए मुसीबतें थी, सरकार हमेशा फंसती नजर आ रही थी, उसके अचानक कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से प्रोपगंडा किया गया, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, मैं आपको बताऊं कि वो मंत्री बाहर निकल के बयान दिया जिन्होंने, जो मीडिया से हमेशा बचते नजर आते हैं। उन तमाम लोगों ने गुणगान किया, उन तमाम लोगों ने यह कहा कि राहुल गांधी की जयकारें हैं, राहुल गांधी ने जीत दिला दी है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, विपक्ष का प्रोपगंडा है हमारे खिलाफ बेवजह के हंगामे पाए जाते हैं, जबकि मामला कुछ नहीं है। जनता हमें प्रेम करती है और जनता ने कर्नाटक में मैंडेट देके ये बता दिया है कि कांग्रेस उसके लिए विकल्प है, कांग्रेस उसके लिए अच्छी सरकार चला रही है। साफ तौर पे विपक्ष के भी बिल्कुल आपसे बहुत सही आपने कहा कि कांग्रेस है और कैसे चीजों को मैनेज करना है, इस चीज में उससे बेहतर ज्ञान शायद किसी और के पास इस वक्त तो नहीं नजर आ रहा है। और एक बार फिर से वही हुआ जिसकी लगातार उम्मीद थी और जिस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पार्टी कहीं से कोई कार्रवाई या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही दोनों ही मिनिस्टर्स के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ वंदना चंदेल। कोलगेट और रेलवे घूसकांड में सरकार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष बंसल और अश्विनी के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार दोनों मामलों में कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। लेकिन रोजाना हो रहे खुलासों से सरकार घिरती जरूर नजर आ रही है। देश की रेल चलाने वाले मामू फंस गए हैं। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ आज चर्चा के लिए होंगे बीजेपी नेता श्याम जाजू, जो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता सत्या बहन हमारे साथ हैं। सत्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तमाम मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मामू करा देंगे काम, विजय सिंगला का दावा। मामा के रसूख पर भांजे को भरोसा, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। रेल घूसकांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भांजे विजय सिंगला ने मामू पवन बंसल से काम करा लेंगे का भरोसा दिलाया था। सिंगला ने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया था कि मामा से बात हो गई है और मामू सारा काम करवा देंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास
विजय सिंगला, महेश कुमार और संदीप गोयल के बीच बातचीत की करीब 1000 कॉल डिटेल्स हैं। बातचीत में पवन बंसल का भी नाम लिया गया है। इस खुलासे से पवन बंसल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सीबीआई बंसल से भी पूछताछ कर सकती है। बंसल से हो सकती है पूछताछ, सीबीआई कर सकती है पूछताछ, फंस सकते हैं पवन बंसल। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सीबीआई के पास विजय सिंगला और पवन बंसल के बीच बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन दोनों के बीच बातचीत के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर सीबीआई पवन बंसल से पूछताछ कर सकती है। अब पवन बंसल इस मामले में पूरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। अब तो पवन बंसल की कुर्सी पर भी संकट मंडराने लगा है। अब देखना है कि सीबीआई की जांच का बंसल की कुर्सी पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो फिलहाल जो खुलासा हुआ है उसके बाद जाहिर है पवन बंसल की मुश्किलें तो बड़ी ही हैं, सरकार की सिरदर्दी और बढ़ गई है, क्योंकि अब जो सीबीआई ने जब कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें पवन बंसल के नाम का जिक्र है। और इसके बाद भी अभी फिलहाल ये खबर आ रही है कि 7 RCR पे कैबिनेट की एक बैठक होती है। बैठक के बाद मनीष तिवारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कोई कार्रवाई फिलहाल तब तक नहीं जब तक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे नहीं। कांग्रेस लीडर सत्या बहन हमारे साथ हैं। सत्या जी, क्यों सरकार जो है इन मसलों को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं है? आमतौर पर किसी पर कोई आरोप लगे तो सबसे पहले इंसान अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस्तीफा सौंप देता है और कहता है कि भाई हम दोष मुक्त रहे तो फिर से अपनी गद्दी संभाल लेंगे। देखिए, ऐसा है कि नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है कि आरोप तो ये तरह से लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप भी लगते हैं, और इसमें जब तक व्यक्ति पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट उसकी ना हो तो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जी, लेकिन आपको लगता नहीं इसको लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया, इस पर विराम लगाने के लिए, लोगों के जहन में जो सरकार की छवि बिगड़ेगी उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था? देखिए, विपक्ष, जनता भी जान चुकी है कि विपक्ष का काम और कुछ नहीं है सिवाय हंगामा करने के और शोर शराबा करने के, जमीन आसमान एक करने के लिए। और खुद तो अपने तो गिरबान में झांक के देखते नहीं कभी। हर जगह, हर स्टेट में इनके यहाँ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आपको लगता है मतलब बीजेपी खामखा का हंगामा मचाती है, उसके पास कोई काम नहीं है तो वो कहती है चलो चिल्ला के देख लेते हैं, शायद इससे सरकार की कुछ बात बिगड़ जाए? बिल्कुल, बेशक उनको सिर्फ अभी टारगेट उनको 2014 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। वो उनको है कि जितना हम कीचड़ उछाल सके, जितना कांग्रेस के ऊपर कीचड़ फेंक सके जी, उतना उनको लाभ मिल सकेगा। लेकिन लाभ ऐसा नहीं मिलने वाला, ये कर्नाटक की जनता ने बता दिया। चलिए, प्रदीप माथुर साहब, आपको क्या लगता है बतौर वरिष्ठ पत्रकार, बतौर विश्लेषक, आपको भी ये लगता है कि महज सरकार जो है वो ऐसे मसलों पर खाना पूर्ति करिए या विपक्ष महज हंगामा करने के लिए वजह ढूंढता रहता है? कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि पवन बंसल पर कार्रवाई हो? देखिए, ऐसा है कि ये बड़े दुख की बात है कि हमारी राजनीति जो है उसका नैतिक आधार इतना गिर गया है जी कि अब ऐसे मामले में भी जो है क्या करना चाहिए, किसी भी पार्टी को कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। यही कांग्रेस पार्टी वो है जिसके कि रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक एक्सीडेंट की नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक वो भी जमाना है कि जो इसके मंत्री जो है इतने करीब वो नहीं कर रहे जी। तो अब इसमें क्या कहा जाए बताइए? तो जो पूरी हमारी राजनीति की जो नैतिक पतन हुआ है उसका एक उदाहरण है, और मैं क्या कहूँ। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो बंसल का मामला, कोई अश्विनी कुमार का मामला हो तो नैतिक पतन वाली बात है कि ये लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? ये तो हर एक का ही है। देखिए, और भी कौन इस्तीफा देता है मुझे बताइए? किसी ने पिछले सालों में किसी पार्टी वाले ने, किसी ने भी किसी नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया हो? अब तो ये कि जब कुर्सी खींची जाती है तब बात होती है, और तो कोई ऐसा तो मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने दिया और इस्तीफा। जी, तो ये चलन बंद क्यों हो गया? क्या वजह हो गई कि लोगों को अपनी कुर्सी इतनी प्यारी हो गई, वो भूल गए कि हम जो है वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के नेता हैं? अब देखिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो राजनीति में नैतिक मूल्यों का जो गिरावट आई है तो उसका है वो परिणाम सब है। अब एक दूसरे को पार्टी वाले कहते रहते हैं कि सब है, लेकिन अब ये बात होती है कि बीजेपी कहती है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस कहती है बीजेपी भ्रष्ट है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि दोनों लोग अपने भ्रष्टताओं को पूरी तरह छुपाते हैं, और जब तक कि बिल्कुल ही वो पता न लग जाए तब तक मानते मतलब दाग दोनों के दामन में है, और दोनों ही जो है ये कहते हैं कि भाई तेरे ऊपर ज्यादा आरोप लगे या मेरे ऊपर ज्यादा आरोप लगे। बहस सिर्फ इस बात पे होती है। बिल्कुल सही बात है। सत्य जी, प्रदीप माथुर साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमें बता रहे हैं, तो जाहिर है कि जनता क्या सोच रही है यही बता रहे हैं। नहीं लगता आपको वाकई सरकार की बहुत बड़ी खामी और नाकामयाबी है? कर्नाटक के इंसिडेंट को आप छोड़ दीजिए, लेकिन सेंटर में एक के बाद ऐसे एक मामले आए हैं। चिदम्बरम साहब की पत्नी का नाम आता है, कई मामलों में उनका भी नाम था, प्रधानमंत्री का नाम था, उसके बाद आपके कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, पहले भी एक मसले पर उन पर आरोप लगा, अब पवन बंसल जी हैं, फिर अश्विनी कुमार जी हैं। मतलब लिस्ट बना रहे हैं, क्या रिकॉर्ड तो नहीं बना रहा है कि यूपी 2 में देखते हैं कितने आरोप लग सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये
जो आरोप हैं, ये आरोप केवल आरोप लगे हुए हैं। कन्वर्सेशन और कनेक्शन दोनों में अलग अलग फर्क है। अगर टेलीफोन के कनेक्शन अगर होता है तो टेलीफोन तो ऐसी चीज है कि जो आजकल तो कोई किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन कन्वर्सेशन उस संबंध में होना क्या है क्या नहीं है उसकी गहनता से देखना चाहिए। और ये आरोप तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई है आरोप लगाने की, बेबुनियाद आरोप लगा के बदनाम करने की। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ श्याम जाजू जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं और अक्सर हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे हैं। जाजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जाजू जी, सत्या जी जो कह रहे हैं क्या वो बात सही थी कि बस आदत बना ली, या तो इस्तीफा मांग लो, नहीं तो कोई आरोप लगा दो, नहीं तो हंगामा कर दो, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है इसके अलावा? सत्या बहन जी जो कह रही है ये कांग्रेस के मानसिकता का परिचय दे रही है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार के मामले में संवेदनशीलता खत्म हो गई है। आजादी के बाद ये पहली सरकार है यूपीए 2 की सरकार कि इतने घोटालों के विक्रम उन्होंने प्रस्थापित किए हैं। आम आदमी आज बोल नहीं रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है, जब टाइम आएगा तो वो बता देगा। परसों का अभी जो रेल का घोटाला हुआ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। ये केवल हम कन्वर्सेशन मानेंगे नहीं, ये कोई बीजेपी ने नहीं चार्जेस लगाए, ये सीबीआई ने उनको ढूंढ के निकाला है। और सीबीआई ने जो प्रस्तावित किया, पूरी देश की जनता जो समझ रही है, जो आईसी सीटें, जो प्रशासनिक सीटें हैं उसकी आप बिक्री कर रहे हैं और वो बेचकर आप सरकार चलाना चाहते हैं। इतना दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने क्लियर होते हैं के बावजूद। एक बड़ी अच्छी बात आपने कह दी कि ये आरोप बीजेपी तो लगा नहीं रही है, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है मामले की। प्रदीप साहब, सच में अगर सीबीआई ये कहती है अश्विनी कुमार को लेकर कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, या पवन बंसल को लेकर अभी वो कह रही है कि 1000 तो हमने कॉल डिटेल्स निकाले और हमें पता है इसमें बात हुई है, पवन बंसल का नाम है, उनके भांजे खुद ही कह रहे हैं कि मामू करा देंगे, तो कहीं जब जिक्र हुआ है तभी तो ये बात उठी है। देखिए, दो बातें हैं जी। एक बात तो ये कि यही बीजेपी जब सीबीआई की कोई चीज जो उसके खिलाफ जाती है तो वो कहती कांग्रेस के कंट्रोल में सीबीआई। अब मुझे लॉजिक बताइए, अगर सीबीआई जो है पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री को कैसे फंसा सकती है? तो इसका मतलब ये कि पोजीशन तो क्लियर करनी चाहिए आपको। या तो आप ये माने कि सीबीआई जो है उसको काफी कुछ इंडिपेंडेंट राइट है, ये थोड़ी कि जो चीज आपके हक में हो उसे आप कह दें। लेकिन प्रदीप साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की उस बात पर हम लोग फिर आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये वाला कहना कि जब आपको सीबीआई आपके हक में बात करे तब तो सीबीआई बिल्कुल ठीक है, आपके हक में ना करे तब के सरकारी कंट्रोल है, तो इसमें पार्टी को अपने अमल को करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर सीबीआई ये कह रही है कि भाई हमने कॉल डिटेल नहीं, मैं इसमें दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं इसमें तो एक बेसिक बात, तो एक बेसिक कहीं ना कहीं तो इसमें एक पोजीशन लेनी चाहिए। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रही हूं और समझ भी रही हूं कि अगर वाकई में उसके कंट्रोल में है तो उन्हीं के मिनिस्टर के खिलाफ। जहां तक दूसरी बात है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि प्रश्न जो है तकनीकी का नहीं है कि जब तक जांच ना पूरी हो जाए, जब तक ये ना हो जाए। प्रश्न जो है एक राजनीतिक नैतिकता का है, और राजनीतिक नैतिकता ये वो डिमांड करती है कि जब आप पब्लिक के साथ की उसके उस पे आते हैं, ऐसे पद पे आते हैं, तो ऐसा कोई आरोप लग जाता है सरकारी नौकरी वैसे भी आपको हट जाना चाहिए। नहीं, हम वैसे ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मतलब अब इनके बीजेपी के वो जो है क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो करते रहे, सब कुछ पता लग गया, इंडियन उस टाइम जो छाप भी दिया ये सब वो पूर्वी कर्म घोटाला के नहीं घोटाला है, अब ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो इसमें बताइए क्या करा जाए। नहीं, उन पर चार्ज साबित भी हो गया और वो चार्ज को इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है कि उनका बैठा है। इस मामले में तो सीबीआई अभी कह रही कि कॉल हमने सुने और उसमें वो लोग कहते हैं कि हम मामू करा लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई झूठ बोल रही है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ऐसा है कि सीबीआई अपनी जगह, मैं उसकी बात को ये नहीं कहती कि उन्होंने गलत बोला या झूठ। ये रेल मंत्रालय एक इतना बड़ा व्यापक मंत्रालय है और इसका बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी मंत्री या का नाम लेके, चाहे विभाग का हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, काम करते हैं, इसमें उनके रिश्तेदार भी हैं जो कहीं ना कहीं कोई न कोई पकड़ के अगर वो कहीं अगर नाम लेता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मंत्री का डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, केवल रिश्तेदारों के और उनके कनेक्शन, तो सीबीआई ने उसको पकड़ लिया है। लेकिन सत्य जी बहुत ईमानदारी से अगर आप यूं ही आमतौर पर मैं किसी मसले का आपको उदाहरण दूं, और ये विजय सिंगला साहब कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ की डील ले लें या 12 करोड़ की डील ले लें, तो किसी को विश्वास में लेकर तो ली होगी। और जब आप सचिव स्तर के किसी अधिकारी के प्रमोशन की, पोस्टिंग की, ट्रांसफर की बात करते हैं, आपको परमिशन लेनी होगी मिनिस्टर साहब से, तो आप इतना कॉन्फिडेंस सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं, तो कहीं तो आपने उनको भी पूछा होगा कि हम ये कर लें नहीं कर लें। देखिए, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मंत्री को का नाम लेके करता है तो मंत्री को जानकारी हो या मंत्री की इन्वॉल्वमेंट हो, मैं इसको नहीं मानती। ना ही मंत्री को, कई दफे मंत्रियों को नहीं पता होता और पीछे उनके रिश्तेदार या दूर के कनेक्शन मिलने वाले बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जो आदमी को पता ही नहीं होता। जाजू जी, ऐसा ही है क्या? सत्या जी जो कह रही है कि नहीं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है।
इस मामले में क्या है वो तो जनता जानती है, यहां प्रूव करने की स्टूडियो में जरूरत नहीं है। उनके भांजे का, उनके बेटे का और मंत्री जी के रिश्तेदारों की कितनी कंपनियां पार्टनरशिप में है, कौन से कंपनी में कौन डायरेक्टर है, इस प्रकार के आर्थिक रिलेशन, ये कोई एक आदमी क्लेम कर रहा है ये बात नहीं है। ये तो एक सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी जनता के सामने है। तो ये सब कंपनियों में इकट्ठा व्यवहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल डील हो रही है, तो भी इनका कोई संबंध नहीं है और इनके पिताजी का इनका कोई संबंध नहीं है। जब तक मेरा बेटा ठीक काम करता है तो मेरा बेटा है, जब तक उसने गलत काम कर दिया तो वो संज्ञान हो गया, वो 18 साल का है, वो स्वतंत्र है, मेरा उसका संबंध नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई है, सवाल नैतिकता का है। पर प्रदीप जी आपकी पार्टी पे भी सवाल उठा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष भी उतना ही करप्ट है, आपके भी अध्यक्ष पर आरोप लग गया। आज तक मैं कंपैरेटिवली ये कह सकता हूं, जब अडवाणी जी पे हवाला कांड पे हमला होता है तो अडवाणी जी तुरंत इस्तीफा देकर, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता मैं संसद की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। केवल लोकायुक्त ने रिपोर्ट देने के बाद तुरंत पार्टी एक्शन लेती है, कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया था, एफआईआर दाखिल नहीं हुई थी, अभी तो निर्दोष या दोषी साबित होना येडियुरप्पा जी को, पर उनको हटाकर हमने कुर्बानी दी कर्नाटक के स्टेट की, पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, हमने गलत बात है। येडियुरप्पा जी 23 दिन जेल में रहे, आप जो है देखिए, आप लोग नेता लोग जनता गुमराह ना किया करें, मतलब उसको मान लीजिए कि वो करप्ट थे, उसमें क्या दिक्कत है, 23 दिन येडियुरप्पा जी जेल में रहे। केवल लोकायुक्त के रिपोर्ट पर हमने उनको भेजा है, उनको हमने हटाया। ऐसा है, लोकायुक्त की बात करते हैं जाजू जी, तो जरा ये बता दीजिए कि लोकायुक्त का नाम लेके, उनका रेफरेंस देके आप येडियुरप्पा की बात करते हैं कि हमने येडियुरप्पा को हटाया, तो आप ये बता दीजिए लोकायुक्त तो आपने वहां पर गुजरात में क्यों नहीं आपने नियुक्त होने दिया? लोकायुक्त को आपने नियुक्त नहीं होने दिया और दुनिया भर का बवाल मचाया, इतने दिनों से इंतजार हो रहा था कि लोकायुक्त आए, नहीं दिया। इसके बाद में राज्यपाल ने लोकायुक्त, तो फिर बात राज्यपाल ने उसके बाद में सारी पार्टी आपकी कहीं राष्ट्रपति के पास जाती है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके खिलाफ अपना वो दिया था। मैं एक छोटी सी आपको बताऊं, देखिए मुझे आपने बड़ी उसमें डाल दिया। नहीं, आपकी पोजीशनिंग बड़ी सही है माथुर जी, बहुत पोजीशनिंग सही है, इधर सत्ता उधर विपक्ष। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मैं ट्रिब्यून में कई बहुत वर्षों तक था और पवन बंसल जी को मैं तब जानता था और मेरा उसके बाद भी दिल्ली आने के बाद भी मेरी एक आध बार मुलाकात हुई। जहां तक पवन बंसल जी के बारे में मेरे मन में आज भी बात है, वो ये है कि वो एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। ये आप अपने निजी अनुभव के आधार पर निजी अनुभव से करता हूँ, ये बहुत सज्जन और स्वच्छ उसके पढ़े लिखे आदमी है। और हम लोगों को जब चंडीगढ़ में मैं था और जब तक ये आपको तो समाचार आया तो मुझे एक पर्सनली बड़ा शौक लगा, क्योंकि ऑल अलोंग दिस टाइम 30-35 साल से मेरे मन में ये वो थी बात कि वो एक स्वच्छ छवि की व्यक्ति है। अच्छा, अब उनके भांजे का उनसे क्या संबंध, उन्होंने पैसा लिया नहीं लिया ये मैं नहीं जानता और ना मैं इस बारे में कोई स्पेकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बंसल जी ने इसके चार्ज कहते रिजाइन कर दिया होता तो आज कांग्रेस पार्टी की पोजीशन कहीं बड़ी हो जाती, कहीं बड़ी होती और कहीं बेहतर भी होती और शायद लोग उन पर ज्यादा विश्वास करते थे। विश्वास दिन ब दिन कम हो जा रहा है। चर्चा ये जारी रहेगी, कई और सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल हम इन मेहमानों से जरूर लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज लाइव। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट।
हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मंत्रालय की कानूनी सहायता करता है। फंस गए मामू। लगातार हम ये बात कर रहे थे और अपने दर्शकों को बता दूं कि विराम जरूर था, एक ब्रेक जरूर था, लेकिन इस ब्रेक में भी हमारी चर्चा जारी रखी और जारी रहना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देश ये सोच रहा है कि आखिर क्यों सरकार अपने मिनिस्टर्स को लेकर इतनी पॉजिटिव है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। आमतौर पर जैसा माथुर साहब ने कहा, बड़ी सही बात है। नैतिकता तो ये कहती है कि जैसे ही आप पे आरोप लगे आप पद से हट जाएं, और जब आप निर्दोष साबित हो जाएं तो वापस पद पे आ जाएं। उससे आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की, सबकी गरिमा बढ़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। श्याम जाजू जी, आपने सत्या जी के तर्क सुने, आपने प्रदीप जी को सुना, आपको लगता है वाकई में ये लोग सही कह रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है इस्तीफे का? लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जो कांग्रेस के बड़े नेता है प्रकाशवीर शास्त्री जी, उन्होंने लिखा है कि अभी बंसल जी को विदाउट एनी हिचकिचाहट तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रकाशवीर शास्त्री जी ने लिखा है। देश का कोई भी विचारवंत, कोई भी पत्रकार ये नहीं कह सकता कि बंसल जी को रुकना चाहिए। वो निर्दोष साबित होना नहीं होना यह अलग बात है, कानून के तरीके से पूरी जनता जानती है। इसमें नैतिकता का सवाल है, अपन कौन से कस्टम आप और अश्विनी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि उनके यहाँ तो अब हलफनामा कोर्ट में पहुंचता है और अब तो कोर्ट ये भी कह रहा है कि सीबीआई तोता है। डायरेक्टर साहब भी ये कह रहे हैं सीबीआई के कि हाँ भाई कोर्ट जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। वाहनवती साहब की स्टेटमेंट 2-3 बार बदल गई, हरिंद्र रावल जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद सभी ने ये मान लिया, घुमा फिरा के कोर्ट के सामने ये बात पहुंच चुकी, सबने ये बात मान भी ली कि हाँ भाई कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट देखी थी, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, या आने वाले दिनों के लिए हम गलत कस्टम दे रहे पूरे देश में। ये संस्थाएं रहनी चाहिए, आदमी आएंगे जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं में आप किस प्रकार का रोल लेते हो, कैसी भूमिका करते हो, कैसी एक्शन करते हो और कैसे रिएक्ट होते हो, इससे देश का कल्चर बनता है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतना सीरियस कमेंट करना पड़ता है कि सीबीआई जैसे संस्था को कैग्ड पैरेट, तोता कहना पड़ता है, और जो कानून मंत्री का काम नहीं है आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को आप हलफनामा दे रहे हैं। आपने किया तो क्या, आपकी सरकार भी आपके सपोर्ट में खड़ी है, वो भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, तो क्या रजामंदी है सरकार की इस चीज में?
सत्य जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी इस पर। देखिए रजामंदी, मैंने अभी बताया ना कि सीबीआई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब केस चलता है, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो या जो हाईलाइट हो चुका हो, उसमें कानून मंत्रालय की ड्यूटी होती है, कानून मंत्रालय ही उनको कानूनी सहायता देता है केस आगे बढ़ाने के लिए। प्रदीप जी, ऐसा ही है देखिए उसमें उन्होंने मतलब उसके लिए फिर मैडम उसमें विषय वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल ग्रामेटिकल उन्होंने सुधार किया है, जिसके बारे में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की है तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ, कई बहन जी जो कह रही है कि उसमें विषय वस्तु में छेड़छाड़ नहीं की, इस प्रकार का स्टेटमेंट सरकार के अधिकृत प्रवक्ता ने अभी तक दिया नहीं। हमने उसमें छेड़छाड़ की, आपने ग्रामर सुधारणा की है या कोई विषय वस्तु को हाथ लगाया, ये अलग बात है। बेसिकली दिस इज नॉट योर जॉब, ये आपने करना नहीं था। जिस फाइल को आपने बुलाना भी नहीं था, देखना भी नहीं था, छेड़छाड़ करने का तो सवाल ही नहीं था। इस प्रकार का आपने दखलंदाजी की है और आपकी गरिमा, संस्था की गरिमा और सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार का एक्शन लेने को लगाया, ये अपने आप में बात प्रूव करता है। कोई जवाब सत्या जी इस पर? देखिए इस तरह के आरोप लगाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई, जमीन आसमान एक कर लेते। मैं एक अभी जाजू जी ने एक बात कही बहुत अच्छी, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जहां इन्होंने रेफरेंस दिया है और उनका उदाहरण दिया है, वो हमारे एक बहुत आदर्श पुरुष थे और आदर्श नेता थे। दूसरी बात ये है, लेकिन उनके आदर्श तो अब आपकी पार्टी और सरकार अपना इनकी बात हमारी पूरी बात कहिए। तो इनके समय में एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, रक्षा मंत्रालय जैसी डील जो बहुत ही संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है, और रक्षा मंत्री के घर में, बाहर नहीं, रक्षा मंत्री के घर में उनके बंगले में डील होती थी और उसमें दलाली तय की जाती थी। तो इस बात के मामले इन्होंने क्यों नहीं रक्षा मंत्रालय को इस्तीफा दिलवाया? रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? जॉर्ज फर्नांडिस पर केवल आरोप होते रहे, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और मैं आज कह सकता हूं देश में हमारे मंत्रियों कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो फिर तो जाजू जी वही बात हो गई कि सिद्ध तो अभी पवन बंसल साहब पर नहीं हुआ, सिद्ध तो अभी अश्विनी कुमार पर नहीं हुआ, सिद्ध तो इतना संवेदनशील मामला था, पर बाद में वो निर्दोष साबित हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस बाद में निर्दोष साबित हुए, लेकिन आरोप लगने के बाद आप लोगों ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया ना जाजू जी? केवल आरोपों के आधार पर उनको बोलने तक नहीं दिया। एनडीए की सरकार जब थी, जॉर्ज फर्नांडिस खड़े होते थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग बाइकआउट करते। प्रदीप जी, ऐसा तो नहीं कि दोनों पार्टियां एक ही काम कर रही हैं लेकिन एक दूसरे से कह रही हैं कि देख तू मत करना और फिर वो दूसरा इससे कहता है कि भाई तुम मत करना, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक ही चरित्र है दोनों का? नहीं, अब जैसे चरित्र तो अब इनका क्या है, वो तो मैं आपको बता रहा था कि वो तो एक हमारी दुर्भाग्यमय देश का कि पूरी राजनीति की नैतिकता जो गिर गई। लेकिन मैं आपसे, अगर अश्विनी वाला मामला है उसमें मैं आपको मैं कोई बिना कोई पोजीशन लिया आपको एक बात की तरफ आपको का ध्यान करना चाहूंगा। देखो उसमें मेरा मानना ये है कि जो बेसिक गलती है वो सीबीआई के डायरेक्टर की है, और जो आदमी इतने बड़े पद पे है, ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू सी कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द रिपोर्ट। और ये जो है रिपोर्ट मंत्री ने मंगवाई या जो भी हुआ, पहले तो उनको देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर रिपोर्ट में कोई देखा गया है तो ग्रामर ठीक करने की तो बात बड़ी बेवकूफी की है। मैं तो जिंदगी भर एडिट रहा, मुझे अब तो लेकिन मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, आप तो खैर बहुत छोटी नहीं होंगी तब, शायद स्कूल में होंगी, ये लोग बड़े बुजुर्ग नेता इन्हें पता होगा। तब क्या हुआ कि चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक इंक्वायरी सेटअप करी, एक इंक्वायरी। तो उस इंक्वायरी में जो है जस्टिस डीएस माथुर जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो उसके जज थे। मतलब तो ये पता लगा इंक्वायरी के वक्त कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ केस चल रहा था तो जो जज थे वो भी इलाहाबाद में ही थे और इनके माधुर साहब के जूनियर सीनियर थे। तो एक दिन ये सुबह मॉर्निंग में घूमते उनके घर चाय पीने के लिए चले गए। कोई ये नहीं था कि उसके बारे में कोई बात हुई या इन्होंने कुछ प्रेशर डाला उन जज पे या क्या बोला, सब ये बात पता लगी कि ही हैड गॉन फॉर ए कप ऑफ टी इन मॉर्निंग, और उसके बाद कोई नहीं। जब ये पता लगा तो जस्टिस डीएस माथुर वाज मेड टू रिजाइन फ्रॉम एज चेयरमैन ऑफ द इंक्वायरी कमीशन। तो ये जो चीजें हैं कोई ऐसी पुरानी नहीं है, 20-25 साल पुरानी बातें हैं। मतलब जहां कि सिर्फ एक विजिट की वजह से हो गया, या मंत्री जी खुद फाइल मंगा रहे हैं, मतलब ये अब उसमें आप टेक्निकल बात बताइए, सब ये है। तो पॉलिटिक्स जो है वो कोई टेक्निकलिटीज की चीज थोड़ी है। मतलब पब्लिक परसेप्शन क्या हो रहा है, पब्लिक परसेप्शन ये हो रहा है। इसके बारे में मैं चाहती हूं आप खासकर कमेंट करें, क्योंकि यूपीए 2 में तो हम देख रहे हैं हर रोज की बात हो गई, और सुषमा जी तो एक दिन सदन में हंगामे के बाद उन्होंने बोला नहीं, देखिए हंगामा करना हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू होता है हमें पता चलता है एक नया घोटाला हुआ है, तो हम सोचते हैं उसको लेकर क्या करें। मजबूरी नहीं, आदत बन गई। नहीं, आदत है क्या जाजू जी? फिर वही बात आ जा रही है कि आप लोग अड़े हुए हैं, बस इस्तीफा देने पे आप अड़े हुए हैं। और माथुर साहब कह भी रहे थे कि ये डर है कहीं ना कहीं सरकार को कि अगर हमने 1-2 को हटा दिया तो कल को ये प्रधानमंत्री देखिए अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि जहां तक मेरा मानना है,
चिदम्बरम साहब की वाइफ पे चार्ज लगा और सब लगा, इन बातों में कोई दम नहीं है। मतलब ये सब तो बहुत हल्के मामले हैं और ये बात सही है कि लेकिन कोलगेट मसले पर तो चिदम्बरम साहब का भी नाम आ गया। नहीं, अब देखिए ऐसा मसले में नाम चूजी मामले में भी नाम आने के बाद मेरी बात सुनिए, एडवोकेट होने के नाते मेरी बात सुनिए। देखिए नाम तो आना अलग बात है। आपको जो है क्या करना चाहिए, जो भी क्राइम है या जो भी गलत बात है उसकी आपको ग्रेविटी को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे तमाम नाम आते रहते हैं और ये बात सही है कि बिल्कुल चाहे सत्या बहन कहे कोई भी कहे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना बहुत बड़ी बात है और बीजेपी जिस लाइट हार्टेड ऐसे कहती है प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना, ये प्रधानमंत्री की मजाक थोड़ी है मतलब डेमोक्रेसी के साथ। ये बात निहायत जो है क्या करना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, लेकिन सुनिए मैं करूं ये सब है, लेकिन ये जो दो केसेस जब हुए हैं अश्विनी कुमार का और पवन बंसल वाला, ये सचमुच बहुत सीरियस है और इनके ऊपर जो है क्या करना चाहिए, ये सब ऐसी चीजें के ऊपर जायज रूप से त्यागपत्र मांगा जा सकता है, उन्हें करना चाहिए। ये हमने प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, हर हफ्ते मांगते हैं, हर हफ्ते मांगते हैं। देखिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने मांगा, देखिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने अगर उनके पास आप गलत बयानी कर रहे हैं। मंत्रालय का इस्तीफा हमने मांगा। रेल मंत्रालय 142 आवंटन करता है, उसमें से 2 चालू होते हैं, 140 अभी तक चालू नहीं है और जो अनएलिजिबल लोग हैं उनको अलॉट करते हैं। 2004 में जो नॉर्म्स तय हुए हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर तो मांगेंगे ना माथुर साहब, सत्या जी, फिर तो मांगेंगे ही। अगर कोयला मंत्रालय उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। आप हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर का रिकग्निशन मांगते हैं, मजाक है, बदल करना है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, देखिए हर बार फाउंडेशन कमजोर कर रहे हैं आप लोग। इस्तीफा प्रधानमंत्री का नहीं मांगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमेशा सारा देश जानता है कि इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इन्होंने इस्तीफा मांगते, प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं आप भाई, आप पूरी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, आप प्रजातंत्र के साथ ये है। अरे आप ऐसे होता है मतलब प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं देना, इसलिए बाकी किसी का हम नहीं देंगे, ये थोड़ी एक्सक्यूज है उसके। नहीं वो बात सही है, वो तो मैं से कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह आप पार्लियामेंट को रोक रहे हैं, जिस तरह आप वो कर रहे हैं, जिस तरह आप हर हफ्ते प्रधानमंत्री पूरी प्रजातंत्र की लड़ाई कमजोर हो रही है। लोगों ने भेजा किसके लिए? ये देश का उच्च सदन लोगों की बात इस्तीफा मांगने के लिए भेजा है, पार्लियामेंट चलाने के लिए भेजा है, पार्लियामेंट क्या चला रहे हैं, वहां हम अपनी बात रखेंगे नहीं। ये बात रखिए ना, आपको पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, बात क्या रख रहे हैं? चलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट सबसे बड़ा सबसे लोकतंत्र का एक लेकिन सत्य जी उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप आइए तो आप चर्चा को तैयार नहीं, आप मांगे और रिजाइन कर दे, रिजल्ट हो गया। बीजेपी ये कहती है कि हमने तो महंगाई पे भी चर्चा करवाई थी, तब भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 8-8 बार आप सदन में चर्चा कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर इनके चर्चा में आते तो ये लोग भी फंसते, इनके मंत्री भी फंसते। इन लोगों ने कितने लोगों को देखिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल इनको हाउस। देखिए सुनिए, डर था क्या इसी बात का बीजेपी को? जाजू साहब नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे इसका कोई मतलब नहीं किसका मंत्री फंसे ना फंसे। मुझे जो दुख है इस बात का है कि फूड जो है आरक्षण बिल जो है, जो गरीब आदमी के मुंह में एक दाना डालेगा, उसके लिए इनकी राजनीति चर्चा नहीं है, किसी बेकार की बात पर लड़ रहे हैं। चाहिए था ना श्याम जी, ये तो सोचना चाहिए था ना। सत्ता चलानी है, उनका काम है सदन चलाना, चलने देना, विपक्ष को कोऑर्डिनेट करना, विपक्ष की बात करना। आप संवाद प्रस्थापित नहीं करेंगे और आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड रखेंगे। केवल सुषमा जी को बोला कि 10 मिनट आप बोलेगी, उसके बाद हम ये बिल पास करेंगे। 10 मिनट तक इनके नेता को, सोनिया गांधी को पेशेंस नहीं है। वो सब देश ने देखा है कि वो किस प्रकार उकसा रही है लोगों को, और 2-3 मिनट में हाउस फिर चलता नहीं है। विपक्ष की नेता को इतना अंडर एस्टिमेट करके डेमोक्रेसी चल नहीं, देश में डेमोक्रेसी में विपक्ष का अपना रोल है। तो उसमें 5 मिनट में कोई अपना कंक्रीट सजेशन देना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखे। सब उन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाना, ये वो सिर्फ उनका बहाना था 5 मिनट। लेकिन आपको नहीं लगता सत्य जी सरकार को एक और बार ट्राई मारना चाहिए था? 8 तारीख को ही जो आपका सेशन है वो खत्म कर दिया गया कि चलिए अब भाई अनिश्चित काल के लिए है और नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करेंगे। 2 दिन का वक्त तो और था ना कहीं ना कहीं। और अब ऐसा है कि फूड सिक्योरिटी बिल जैसा इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट का बिल आया है, नहीं तो इसका आरोप तो इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर इन्होंने इतना माथुर साहब इसका आरोप तो फिर सरकार पर लगेगा कि भाई आप अपने समय में करवा क्यों नहीं पाए, आप क्यों नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए, क्यों नहीं कन्विंस कर पाए उन्हें? नहीं, मैं तो देखिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों की जो संवेदनशीलता है वो इतनी कम हो गई है कि इन मुद्दों पे जो कि क्या कहना चाहिए, जिनमें गर्मी ज्यादा है और तथ्य कम है, इसके वजह हम लोग आम जनता के जो मुद्दे हैं जिसमें कि ये जो है। अच्छा माथुर साहब बड़ा डायरेक्ट मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछूंगी। आप मुझे ये बताएं, कानून मंत्री और जो हमारे रेल मंत्री हैं, आपके हिसाब से ये आरोप लगने के बाद नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए।
जाहिर है अगर आप ये सोच रहे हैं, देश की जनता ये सोच रही है, विपक्ष ये सोच रहा है, तो सरकार ने भी इस पर सोचा होगा। अगर वो इस्तीफा ले लेते, सदन चलता आराम से, ये जो 61 बिल पेंडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें तमाम तरीके के बजट, फूड सिक्योरिटी, जो कि बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सोनिया जी का, ये भी है, पास हो जाता बिल। नहीं, ऐसा है कि देखिए इस बारे में मैं आप पूरी तरह जो है आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी की जो है क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनी है कि किसी तरह से गवर्नमेंट को जो है आप इस तरह से वो कर दें कि सो दैट गवर्नमेंट जो है किसी तरह गिरे और उनको जो दोबारा सरकार बनने का मौका मिले। इसके बाद एक के बाद एक वो तमाम चीजों को ला रहे हैं। और जिस तरह मैं कह रहा था आपसे, मतलब आपको लग रहा है कि दोनों का इस्तीफा हो जाता, पार्टी तब भी कोऑर्डिनेट नहीं करती, विपक्ष भी मेरे ख्याल से कोई नया इशू उठा लेते हैं ये पार्लियामेंट को करने के लिए, तो पूरा आइडिया आपको भी ये लगता है नहीं करते ये लोग फ्लोर पे कोऑर्डिनेट? देखिए ऐसा है, बिल्कुल किसी तरह का कॉपरेशन नहीं करते और इनको एकदम मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इनको सत्ता का लालच है और 2014 को टारगेट करके ये कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमले कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के खिलाफ ये सदन भी नहीं चलने देते। कितने सदन इन्होंने नहीं चलने दी, कितने इंपॉर्टेंट काम जो पार्लियामेंट के होते हैं, जो भी जनता की बात होती है, जनता की बात अगर पार्लियामेंट में कहे, सदन को चलने दें, पार्लियामेंट में कहे। ऐसा क्यों, सड़क पे ही हंगामा क्यों, सदन के अंदर क्यों नहीं आप लोग? तो सड़क पे जो हंगामा करते हैं तो संसद में क्यों नहीं बात करते? पूरा एक सेशन हमने बायकॉट किया, 1 मिनट भी काम चला नहीं। जिस डिमांड को लेकर हमने डिमांड की थी वो सदन चलते समय इन्होंने मंजूर नहीं की और सदन खत्म होने के बाद, सदन का टाइम पूरा खत्म होने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस खिंचातानी में देश की जनता का बड़ा नुकसान कर दिया? ना तो दोनों मिनिस्टर्स के इस्तीफे हुए आपके कहने से, ना कोई बात बनी, फूड सिक्योरिटी बिल लटक गया, 67% जो आबादी थी उसको जो मिल जाता अनाज के लिए थोड़ी निश्चित हो जाती, वो भी खत्म हो गया। तो हर तरीके से आपने लोगों का ही नुकसान कर दिया। ये लड़ाई जो भ्रष्टाचार के विरोधी हम लड़ रहे हैं, ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये जनता के हिसाब का पैसा, जनता का अकाउंट हम इनसे मांग रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी का काम ये बनता है कि ये जवाबदेही उनकी जनता के प्रति है। इसलिए हम कोई किसी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। बीजेपी जानती है। सत्य जी तो कह रही है सत्ता का लालच है, बार बार 2014 को देखिए भ्रष्टाचार के मामले में इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। सारा देश जानता, सारी दुनिया जानती है कि इनके अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़े गए थे और इनके दूसरे मंत्री चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दूसरी जगह, सभी जगह पर ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए भ्रष्टाचार साबित हो चुका। तो इनको कोई कहने का अधिकार नहीं है। नहीं तो फिर कौन कहेगा? सत्या जी फिर कौन कहेगा? क्योंकि विपक्षी तो ये करेगा। नहीं तो कहना चाहिए ना, नैतिकता के आधार पर इनको कहना चाहिए। मर्यादा में देखिए, मर्यादा को लांघ के अगर ये बात कहेंगे, मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा मर्यादित होकर बात करनी चाहिए। क्यों श्याम जाजू जी, आप डूज एंड डोंट्स के बारे में हमारे पार्टी ने अनुशासनहीनता हम भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उसके बारे में आचार संहिता बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है कि सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, विपक्ष रूप में कैसा करना चाहिए, सत्ताधारी पक्ष के रूप में। सरकार का व्यवहार सदन में ठीक नहीं है क्या? माथुर जी से मैं ये जानना चाहूंगी। नहीं देखिए, मुझको ये लगता है कि पिछले साल जब लोकपाल बिल पे अन्ना हजारे ने जब किया मामला और उनको जो आशा थी सफलता मिली, उससे बीजेपी को लगा कि सरकार के दिन जो है गिने हुए हैं और अगर थोड़ा सा जोर लगा दिया जाए तो सरकार गिर सकती है। तो उन्होंने इसमें पूरा। अच्छा, बीजेपी इसमें अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती कि सरकार गिराए, ये ब्लेम हमारे ऊपर आए, ऐसा वो करना भी नहीं चाहती? तो उन्हें लगा कि सरकार गिर सकती है और अगर सरकार गिर सकती है तो उनका जो है क्या करना चाहिए, उनको पावर में आने का चांस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उसी एडवांटेज को जो इन्हें दिया गया, उन्होंने दिया या बाबा रामदेव ने दिया, उसको ये जरूर से ज्यादा प्रेस करते रहे और लोग मतलब, और उसका नतीजा कुछ निकल गया। उसके आंदोलन के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। तो आंदोलन के पीछे राजनीतिक है या राजनीति में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जो छलकपट हो रहा है, उसके पीछे मसला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल माथुर साहब, आपसे भी, सत्या जी से भी, श्याम जाजू जी से भी बिल्कुल इसको लेकर चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत छोटा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। न्यूज लाइन देखती रहिए। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम।
हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। मामू तो फंस गए थे और मामू के चलते सरकार ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार को ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास ऐसा कुछ है नहीं जिसे लेकर हमें बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस्तीफे को लेकर राजनीति हो रही है। 7 RCR पर कैबिनेट की बैठक होती है और देश उस बैठक पर नजरें गड़ाए बैठा है। राजनेता खास करके वो इस उम्मीद में है कि जैसे ही बैठक खत्म होगी कुछ बहुत बड़ा खुलासा होगा, बड़ा फैसला होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दरअसल उस बैठक से क्या उम्मीद कर रहे थे श्याम जाजू जी, क्या उम्मीद कर रहे थे आप लोग कि इस कैबिनेट की बैठक में कुछ ये लोग तय कर लेंगे और इस्तीफा हो जाएगा? निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि रेल मंत्रालय के विषय में तो सरकार को बिल्कुल विचार करने की बात ही बची नहीं थी, तुरंत इस्तीफा उनका होना चाहिए था जी। पर जनता की आवाज को ही ये सरकार सुन नहीं रही है। हमारे मंत्रियों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं की कितनी भी गलतियां हुई तो भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस प्रकार की गलत परंपरा कांग्रेस जैसी एक पुरानी पार्टी इस देश में डाल रही है। इसमें देश में खराब मैसेज जा रहा है, आम आदमी परेशान है और इसलिए ये करप्शन के मामले हर रोज नए नए करप्शन, छोटे आदमी को छोटा कारनामा कुछ हुआ तो उसकी पनिशमेंट लेनी पड़ती है और ये सरकारी इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ और जिनके पास पद है वो कुछ भी जो मर्जी सरकार चलाए उसका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। सत्य जी वाकई एक मसला है, क्योंकि अब सरकार ये कह रही है कि जब तक, क्योंकि मनीष तिवारी जी जब उस बैठक से बाहर आए उन्होंने कहा कि भाई जब तक जांच का नतीजा नहीं आता हम तो कोई कार्रवाई करने नहीं वाले, दोनों मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं करने वाले। तो मतलब अगर मान लीजिए 5, 6, 7 साल, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आप जानती हैं यहां का जुडिशियल सिस्टम उस पर बड़ा बोझ है, तो जांच जब भी होगी, जब भी नतीजे आएंगे 10 साल में, 5 साल में, तब पता चले अगर कि दोनों मिनिस्टर्स दोषी हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसका ऑब्जर्वेशन है जी, तो इसमें जांच को आगे आने दीजिए, जांच के नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चले। बिना जांच के पूरी हुई अभी जांच तो पूरी फाइनल स्टेज में नहीं है। लेकिन ये मांग ये कह रहे हैं, जाजू जी कह रहे हैं कि जनता की मांग है, जनता की बिल्कुल मांग नहीं है, ये आपकी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की बेतुकी मांग है। और ये अगर जनता की मांग होती तो आपको कर्नाटक में जो जवाब दिया है जनता ने, कर्नाटक के विषय, कर्नाटक स्टेट के थे, ये नेशनल विषयों की चर्चा चल रही है। हर स्टेट का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक आइडेंटिटी है, उससे इससे जोड़ना। और कर्नाटक में हम जीत गए इसलिए हमारे करप्शन को लोग पसंद कर रहे हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को ही क्यों जिताया, किसी और को भी जिता सकते थे। इसलिए जिताया कि कांग्रेस सबसे अच्छा करप्शन कर सकती है। सत्य जी, आप जनता को भी गलत समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा है क्या जाजू जी? जनता देश की बड़ी समझदार है। अभी माथुर जी ने उल्लेख किया था इमरजेंसी का। इमरजेंसी के दौरान माहौल ऐसा बना कि देश में कोई अल्टरनेट बचा नहीं, पर उस ऐसे सर्वशक्तिमान इंदिरा जी का भी पराभव इस देश की जनता ने किया है। उनकी धोबी पछाड़ कर राजनारायण जैसे सामान्य आदमी को जिताया है और इंदिरा जी को हराया है। तो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड करने का कोई अधिकार नहीं। आने वाले चुनाव में जनता ये बता के रहेगी। जी कहिए सत्या जी। देखिए ऐसा है कि इन्होंने डेमोक्रेसी में जीतना हारना ये दोनों चीजें चलती रहती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सारी जितनी पार्टियां थी, कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने अपने झंडे डंडे सब कुछ अलग कर दिए थे और एक पार्टी बना ली थी और एक सुर से चुनाव लड़े थे, केवल कांग्रेस विरोधी, इंदिरा गांधी विरोधी, और इसको पूर्ण प्रचंड बहुमत से देश में आई थी। और इसके बाद में ये 5 साल क्यों नहीं चल पाए? दूसरा, अटल जी को एक दफा मिला था तो फिर वो 13 माथुर साहब, ऐसा तो नहीं है कि राजनीति करना और राज करना बस कांग्रेस को ही आता है, बाकी सब इधर उधर हो जाता है। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि राजनीति करना और राज करना सिर्फ कांग्रेस को ही आता है, वो इसमें पारंगत है। नहीं, देखिए ऐसा है ये तो बहुमत के बाद भी ये लेकिन कमाल है सत्य जी, कमाल है, वाकई में कमाल है। यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, इतने एलिगेशन, इतने आरोप, इतना घोटाला और उसके बाद भी सरकार देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये पहले हम लोग ये समझते थे कि कांग्रेस को राज करना आता है, लेकिन एनडीए ने जैसा शासन किया 5-6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वो शासन ठीक था और इस बात की आशा बनी थी कि देश में एक जेन्युइन 2 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। लेकिन बीजेपी की एक बड़ी समस्या क्या है कि ये लोग बेचारे जो है हमेशा, जब से पहले जनसंघ था, बीजेपी जो है
या हमेशा दो घोड़ों पे सवार रहते हैं। जब तक ये फैसला ये ना ले लें कि ये जो है हिंदुत्व की तरफ जाएंगे या ये एक कंपोजिट कल्चर की तरफ जाएंगे, जब तक ये निर्णय नहीं ले लेते तब तक ये जो है एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस का नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन ये तो आप भी मान रहे हैं एनडीए जो है वो बेटर लग रही है आपको? नहीं, मैं बेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ऑल्टरनेटिव होता है ना। अब जैसे अमेरिका में मान लीजिए दो पार्टीज है तो बेटर और वर्स की बात थोड़ी है। पॉसिबल नहीं है। नहीं, पॉसिबल हो रहा था और हम लोग सोचते थे कि एनडीए जो है कम से कम होगा और एक एनडीए चेक रखेगा। अब बीजेपी के अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हो जाते हैं, अब इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से हटने के लिए ये लोग अपनी तरफ से और ज्यादा चिल्ला रहे हैं। मतलब ये बीजेपी को पहले अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करना चाहिए और जो बेसिक बातें हैं उनको करना चाहिए, उसके बाद दे शुड कम फॉरवर्ड। अब इनके और जेडीयू के झगड़े पड़ रहे हैं। एक और मेरा सवाल है आपसे, जैसे सभी कांग्रेसी इस वक्त बड़े जोर शोर से कह रहे हैं, सरकार के जो बयान भी हैं, जो प्रोटेक्शन में सबसे माहिर हैं, वो लोग सब कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। चलिए मान लीजिए 5 साल बाद नतीजा आ गया, पता चल गया पवन बंसल साहब दोषी, ऐसा सिर्फ हम मान रहे हैं। मान लीजिए अश्विनी कुमार जी हैं जो अपनी जगह पे गलत पाए जाएं, ये जो उनका कार्यकाल है, ये जो उनका समय है यूपीए 2 में मिनिस्टर बने रहने का, वो तो वो पूरा करेंगे। इस दौरान जो भी शख्सियत होगी वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेगी, खूब जो भी चीजें एंजॉय करने की होती हैं उस स्टेटस को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, वो सब करेंगे। 5 साल बाद पता चल जाए आप दोषी हैं। इंडिया में लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आता कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लिया, आपका पैसा सीज कर लिया और तुरंत जनता के हवाले कर दिया, ऐसा तो नजर नहीं आता। तो मतलब ये कि पद पर रहते रहते तो आपने मलाई खा ली, उसके बाद सजा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ा? नहीं, देखिए आप जो बात कह रही हैं इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। देखिए एक तो ये इसमें 5 साल लगने की कोई बात नहीं है। ये सारा मामला जो मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर जो है सीबीआई इसमें रिपोर्ट दे देगी कि सब ऐसी बात है, ये सब है। जी, आपको लगता है कि 15-20 दिन के अंदर ये डिक्लेयर हो जाएगा? महीने भर के अंदर हो जाएगा। सीबीआई की रिपोर्ट आएगी, फिर केस चलेगा, दूसरी बात यह है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जहां तक रेलवे मिनिस्ट्री का सवाल है, रेलवे मिनिस्ट्री ऐसी है कि रेलवे का जो बोर्ड है उसके पास सब पावर होती है और मिनिस्टर के पास ऐसे बहुत ज्यादा पावर नहीं होती। अगर मिनिस्टर के पास पावर होती तो वो घूस लेकर के दूसरे आदमी को मेंबर बनाने की बात ना करते, खुद ही ऑर्डर दे देते। ये तो बड़ा मुश्किल है साहब यकीन करना कि मिनिस्टर साहब के पास पावर नहीं। रेलवे बोर्ड का जो कंपोजिशन है वो ऐसे ही होता है। हम लोगों ने रेलवे मिनिस्ट्री कवर करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो उनके हाथ में अगर होता मान लीजिए वो उसका ऑर्डर देना, तो वो जो है दूसरे आदमी को पद पे थोड़ी भेजाते। तो सवाल ये है कि मेरा मानना ये है कि इस कांड के बाद जो है अगर पवन बंसल जी और रेलवे मिनिस्टर रहते भी हैं तो जो मलाई खाने वाली उनकी स्थिति नहीं रह जाएगी, जो आप कह रही है। मतलब ये सब बात है, लेकिन सवाल जो है कुछ प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये भी नहीं है कि दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार को लेकर के एक मैच हो कि कौन ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी, ये सब है। सवाल ये है कि वैसे वो मैच हो भी जाए ना तो मुझे लगता है चलता रहेगा। अच्छा, देखिए सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर के जब नेता हमारे बैठते हैं और उसमें मतलब इतने विद्वान लोग हैं, अडवाणी जी हैं, मैं क्योंकि एक पत्रकार के रूप में मेरा सबसे कोई मिलना हुआ। सुषमा तो समझिए मेरी छोटी बहन की तरह से है, जब वो मैं चंडीगढ़ में था तब हम लोग मिलते रहते थे, सब था। तो ये सब जो बातें हैं, तो जब इतने बड़े बड़े देश के नेता है, इतने विद्वान नेता है, तो इनका पूरा प्रयास होना चाहिए कि भारत की राजनीति का स्तर ऊपर करें, जिससे कि क्या करना चाहिए। इनका तो प्रयास ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये लोग इस तरह की मतलब उसमें इसका मुझे दुख है। मतलब एक पत्रकार जाजू जी आपकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही, इतने सारे एलिगेशन आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, सच तो नहीं है कभी जो सत्या जी कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं? नहीं, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, ये बात करिए। नहीं, बीजेपी को लेकर आपने भी कहा ना कि कई जगह तो इनके भी करप्शन नहीं करप्शन मेरे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये आधा मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ। जी, अटल जी का जहाँ नाम लिया, अटल जी का मैं बहुत व्यक्तिगत तौर से सम्मान करती हूँ। अटल जी और अडवाणी जी हम लोग साथ साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे, बहुत सारी कमेटियों में हम लोग साथ साथ रहे। लेकिन जहां तर्क इनका भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही समय में एक बात तो उन्होंने जब इनको कहा था नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने का इन्होंने नसीहत दी थी जी, तो वो उनका हृदय साफ था, मैं समझती हूँ उस वक्त। दूसरी बात यह है कि उनके समय में कारगिल हुआ था, उनके समय में ही ये ताबूत घोटाले आए, उनके समय में ही बहुत सारे घोटाले आए थे। तो ये कहना कि भाई एनडीए बहुत पाक साफ है, ये तो घोटालों में वो क्या करते हैं? मतलब घोटाले आए अटल जी का नाम आप ले रहे हैं। उस अटल जी ने 1 मिनट में देश में आवंटित हुई गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप तुरंत एक क्षण में एक विचार ना करते हुए तुरंत सब कैंसिल कर। नहीं देखिए देखिए कोई किसी का सलाह समर्थन नहीं किया, उसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे लाभार्थी। दूसरी बात ये उन्होंने नहीं किया था, ये किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं देखिए ऐसा है भ्रष्टाचार जो है वो मूलतः जो है व्यवस्था की समस्या है,
इसको आप समझिए। उसके ऊपर उसके व्यवस्था के ऊपर कौन बैठा है, प्रधानमंत्री बैठा है। ये बात जो ये नहीं कि प्रधानमंत्री चाहे तो सारा भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो जाएगा या वो एकदम से, ये नहीं, भ्रष्टाचार व्यवस्था की समस्या। दिक्कत क्या है कि दोनों दलों को इसको समस्या को समाधान करने के लिए बैठना चाहिए था, बात करनी चाहिए, नेशनल कॉन्सेंसस बनानी चाहिए। ये आपने कबड्डी खेल रहे हैं, मतलब ये समस्या है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सत्या जी मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि अगर ये चीजें एनडीए की सरकार में होती, बीजेपी के मिनिस्टर्स फंसे होते, इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देखिए ये चूंकि अभी भी आपने टीस दिखा दी जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, जिक्र आपने कर दिया। बिल्कुल। देखिए इनका ये इतिहास रहा है कि ये जब गलत काम करते हैं, इनके यहाँ घोटालों में, ये चाहे इनकी राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र में जब रही हो, ये घोटालों में और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन्होंने कभी कोई इसके ऊपर वो नहीं किया। और अगर कांग्रेस सरकार आती है तो अच्छा भी काम करती है तो भी चिल्लाना शुरू करते, जमीन आसमान एक कर देते। जाजू जी इस्तीफा नहीं तो कोऑर्डिनेशन नहीं, यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट? सदन नहीं चलने देते। जाजू जी पार्लियामेंट ये केवल डिबेट करने का सदन नहीं है, वहाँ डिबेट का कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, वो रिजल्ट से देश में मैसेज जाना चाहिए। नहीं तो केवल वो डिबेट करने का हॉल बनेगा और परसेप्शन ये बनेगा कि अरे चर्चा होती है। करेक्ट प्लेटफॉर्म है, जनता की बात को रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और माथुर साहब तो अपनी बात पहले ही कह चुके हैं कि सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं से कंक्लूड करना चाहिए, कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए और अपने अपने व्यूज आपने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देख के मुझे लगता है कि पवन कुमार बंसल साहब भी और साथ ही अश्विनी कुमार साहब भी इस वक्त यही कह रहे होंगे कि हर शख्स की आंख में चुभता हूं मैं वैसा नहीं जैसा लगता हूं मैं। हकीकत क्या है इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज नाइट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था।